मधुमती नदी के किनारे ही वो विशाल कोठी थी। राधा मोहन नदी की तरफ के बरामदे में बैठकर एक किताब हाथ में लेकर पढ़ने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन किताब में उनका मन नहीं लग रहा था। कितनी सुंदर छोटी गांव की नदी है। उस पार बांस का जंगल, आम का बगीचा, ये सब वर्षों पुराने हैं। फलों का बगीचा जैसे प्राचीन जंगल में बदल गया है। अकेले इतने बड़े घर में रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत। पढ़ाई करने या लेखन के लिए ये जगह बहुत उपयुक्त है। ये उनका ही पैतृक घर है, लेकिन कितने वर्षों से उनके परिवार में यहां कोई नहीं आया, कोई रहता भी नहीं। राधा मोहन के पिता श्यामाकांत चक्रवर्ती अपने बचपन में ये गांव छोड़कर चले गए थे। मिदनापुर में उनके मामा का घर था। वहीं से उन्होंने पढ़ाई की और मिदनापुर में वकालत करके बहुत धन अर्जित किया और वहां एक बड़ा मकान बनवाया। गांव में वे कभी भी नहीं आए ऐसा नहीं था। कभी कभार आते थे, लेकिन बहुत कम समय के लिए। वो कभी भी लंबे समय तक यहां नहीं रुके। एक इतने प्रतिष्ठित वकील के लिए गांव में रहना संभव नहीं था। गांव के घर में उनके रिश्तेदार भाई रहते थे। वे हाल ही में यहां से चले गए और कहीं और बस गए, क्योंकि गांव में रहकर जीवन यापन करना संभव नहीं था। जो भी जमीन जायदाद थी, अगर उसकी देखभाल न की जाए तो वो हाथ से चली जाती। इस मकान का भी कुछ न कुछ प्रबंध करना जरूरी था, नहीं तो मकान और संपत्ति सब नष्ट हो जाते। राधा मोहन ने पिछले वर्ष वकालत पास की और अब दिवंगत पिताजी के व्यवसाय को संभाल रहा है। इस बार उसने गांव से चिट्ठी पाकर दुर्गा पूजा की छुट्टियों में अकेले ही गांव आने का फैसला किया, ताकि घर और जमीन जायदाद का प्रबंधन कर सके। पड़ोस के वृद्ध भैरव बंदोपाध्याय पिछले 2 दिन से बहुत ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने ही जोर देकर अपने घर पर राधा मोहन को ले जाकर कुछ दिन खाना खिलाया, वरना राधा मोहन खुद खाना बनाएगा और खाएगा अपने पैतृक घर में, ये तय किया था। भैरव बंदोपाध्याय के बड़े बेटे केष्टो ने आकर कहा, दादा चाय पिएंगे, चलिए। तू चाय यहीं ले आ केष्टो। शाम का समय नदी किनारे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो ही ठीक रहेगा। गांव के सभी लोग स्वाभाविक रूप से अपनापन दिखा रहे थे, प्यार कर रहे थे। वृद्ध लोग कह रहे थे, अरे तुम श्यामाकांत के बेटे हो, क्यों अपने हाथ जलाकर खाना बनाओगे? हम अभी जिंदा हैं, हमारे घर आओ। राधा मोहन सभी के प्रति कृतज्ञ है। केष्टो चाय देकर कुछ देर बातें करके चला गया। इसके बाद राधा मोहन फिर से अकेला। अंधेरी रात, मधुमती नदी के पानी में तारों से भरे आकाश की छाया झलक रही है। राधा मोहन बैठे बैठे सोचने लगा, ये इतना बड़ा मकान दादाजी ने यहां क्यों बनवाया था? वे उस समय के पुलिस दरोगा थे। उन्होंने काफी पैसे कमाए जरूर थे, लेकिन व्यावसायिक बुद्धि नहीं थी उन दिनों के लोगों में। इस जंगल से भरे गांव में कोई इतना पैसा खर्च कर मकान बनाता है? किस काम का है अब ये? अच्छा, सुर्खी की चक्की वाले इसे ले लेंगे, तब तो इसे पुराने ईंटों की कीमत पर बेचा जा सकता है। खट जैसी आवाज सुनाई दी। राधा मोहन ने देखा 10-11 साल की एक गोरी सी लड़की कमरे के दरवाजे के पीछे से झांक रही है। कमरे के अंदर हैरिकेन जल रहा है और बरामदे में हल्की रोशनी आ रही है, इसीलिए पूरी तरह अंधेरे में वो नहीं बैठा है। भैरव बंदोपाध्याय कभी बेटे को भेजते हैं तो कभी बेटी को। वो सज्जन बहुत ध्यान रख रहे हैं। उसने पूछा, क्या हुआ छोटी, खाना तैयार हो गया क्या?
थोड़ी देर बाद लड़की झिझकते हुए बाहर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। वाह, बहुत अच्छा नाम है। तो पढ़ाई लिखाई करती हो? गाना आता है? नहीं। राधा मोहन ने हंसकर बोला। तो फिर मुश्किल है, ब्याह देने में तो बड़ी परेशानी होगी। खाना बनाना? लड़की ने सिर हिलाकर जवाब दिया कि उसे आता है। चलो, ये एक अच्छा गुण है तुम में। तो क्या क्या बनाना जानती हो? वो सब कुछ। सब? वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। बैठो। नहीं, बैठूंगी नहीं। क्यों? कोई काम है? नहीं। तो फिर बैठो। नहीं, मैं चलती हूँ। तुम चलो, खाना खा लो। अच्छा, जाता हूं। खाना तैयार है? तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? जाओ, खाना खा लो। राधा मोहन कुछ कहने ही वाला था कि पीछे मुड़कर देखा छोटी कब चली गई। वो थोड़ी देर बाद बंदोपाध्याय के घर खाना खाने गया। भैरव बंदोपाध्याय ने कहा, आओ बाबू आओ, खाना लगभग तैयार है। राधा मोहन ने कहा, हाँ हाँ, आपकी बेटी बुलाने आई थी। खाना खाकर राधा मोहन अपने घर लौट आया। उसे उस सुनसान घर में अकेले रहना अच्छा लगता है। उसके पूजनीय पूर्वज अदृश्य कदमों से जैसे यहां घूम रहे हों। इसी घर में उसके दादा बचपन में खेले थे। उनकी दादी जब पहली बार नववधु बनकर आई थीं, तो दूध और आलता में पैर रखकर खड़ी हुई थी इसी घर के आंगन में। आज उनके वंशज विदेश में बड़े बड़े मकान बनाकर रह रहे हैं, अपने देश को भूलकर। गहरी रात में नींद के दौरान ऐसा लगता है कि सारे पूर्वज आकर शिकायत कर रहे हैं, क्यों हमें छोड़कर चले गए? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? अगली सुबह उठकर राधा मोहन अपने खेतों और जमीन जायदाद के कामों में व्यस्त हो गया। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। रात में बरामदे में बैठा था, तभी फिर से वो ही छोटी लड़की दरवाजे के पीछे आकर खड़ी हो गई। शुरुआत में राधा मोहन को इसका एहसास नहीं हुआ। बहुत ही शर्मीली है, बिना आवाज किए जाने कब आकर खड़ी हो गई। राधा मोहन ने कहा, अरे छोटी, खाना बन गया क्या? आज देर होगी, गोश्त पक रहा है ना, तुम्हारे लिए। सच में? तब तो आज फीस्ट की तैयारी है लगता है। ओ, शायद तुम फीस्ट का मतलब नहीं समझी होगी, है ना? फीस्ट यानी भोज जिसे कहते हैं, समझी? लड़की हंसकर चुप हो गई। बहुत प्यारी है, ज्यादा बातें नहीं करती, शांत और शालीन स्वभाव। राधा मोहन ने पूछा, तुम्हारे मामा का घर कहाँ है छोटी? भूल गई हूँ। वो कैसे? कैसे भूल गई? तुम वहां नहीं जाती? छोटी ने गर्दन हिलाते हुए कहा। नहीं। राधा मोहन को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसकी बातों में एक सहज अपनापन था। लड़की ने फिर से पूछा, तुम अकेले क्यों आए हो? राधा मोहन ने हंसते हुए कहा, क्यों पूछा? अपनी बहू बेटियों को लेकर आओ। इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, सब खुशी से रहे। तुम्हारी यही इच्छा है? बहुत। मैं तो ये ही चाहती हूँ। क्यों? कितने दिनों से ये घर ऐसे ही खाली पड़ा है, यहाँ कोई दिया तक नहीं जलाता। लड़की के मुंह से ये सुनकर राधा मोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी छोटी बच्ची और ऐसी बातें, जैसे परिपक्व गृहिणी। वो मजाक में बोला, आहा, तुम्हें इससे बुरा लगता है? वाह, नहीं लगेगा। सब लोग आए, घर पे शंख बजे, शाम को दिया जले।
बात खत्म करते ही उसने जल्दी से कहा, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? काफी देर हो गई। नहीं नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई। तुम्हें तो सुबह खाने की आदत है। तुम्हें कैसे पता? सिर्फ हल्की सी हंसी सुनाई दी, कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सिर हिलाते हुए लड़की ने कहा, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। राधा मोहन ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्या अच्छा लगता है? ये कि तुम आए हो। यहाँ तो कभी कोई आता ही नहीं। तुम जाओ जाओ, हाँ, गोश्त पक गया है। पक गया है? तुमने कैसे जाना? मुझे पता है। जाओ जाओ ना तुम। अच्छा रुको रुको, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर एक साथ चलेंगे, ठीक है? मुंह धोकर लौटने पर लेकिन राधा मोहन ने उसे वहां नहीं पाया। बच्चे का चंचल मन शायद पहले ही चली गई। वो लड़की बहुत प्यारी थी, कितनी समझदार और पकी पकी बातें कर रही थी। उसकी बातें याद करके राधा मोहन मुस्कुराने लगता। भैरव बंदोपाध्याय ने उसे देखकर कहा, आओ आओ बाबू, अभी तुम्हें बुलाने ही भेज रहा था। आज थोड़ी ज्यादा देर हो गई, थोड़ा गोश्त पकाया है आज। सोचा रोज रोज दाल चावल तो खाया नहीं जाता। मेरे घर 2 दिन से खा रहे हैं, वो मेरा सौभाग्य है, वरना इन्हें किस चीज की कमी। इसीलिए आज। राधा मोहन ने शर्माते हुए कहा, अरे ना ना, ये कैसी बात कर रहे हैं? जो मिलेगा वो ही खा लूंगा। मुझे पराया मानते हैं क्या काका? मैं तो इस घर का ही हूं। अगले दिन वो ही छोटी लड़की शाम के समय फिर आ गई। आओ छोटी आओ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। छोटी हंसते हंसते सिर हिलाते हुए बोली, क्यों? मुझे पता है। तुम्हें पता है? पता है, लेकिन बताऊंगी नहीं। राधा मोहन ने आज कुछ संदेश मंगवाए थे छोटी को देने के लिए। वैसे वो मंगवाया था हरी नंदी के नौकर अमूल्य के हाथों सलाम काटी के बाजार से। सलाम काटी के संदेश इस इलाके में मशहूर हैं, लेकिन अमूल्य को देखकर लगता था कि वो गप्पे मारने में व्यस्त था। राधा मोहन मन ही मन अमूल्य पर झुंझला उठा। छोटी को संदेश देकर अचानक खुश कर देगा ऐसा उसने सोचा था, लेकिन ऐसा कहां हो पाया। फिर भी राधा मोहन ने कहा, नहीं, तुम्हें नहीं पता, बताओ तो क्या? छोटी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है मुझे। उसकी हंसी में इतनी समझदारी झलक रही थी कि राधा मोहन ने इस बारे में और सवाल नहीं किया। उसे पता था, उसकी हल्की हंसी के जरिए ही उसका जवाब सुनाई दिया। ये अमूल्य भी अजीब है, गांव के लोगों के पेट में कोई बात ही नहीं रहती। छोटी ने मनुहार भरे स्वर में कहा, कहाँ है? दो, मुझे संदेश दो। राधा मोहन तुरंत उसे संदेश देने गया, लेकिन वो वहां नहीं थी। चंचल लड़की अचानक कब चली गई? उसका स्वभाव बड़ा अनोखा था। खाने के समय राधा मोहन भैरव बंदोपाध्याय के घर पर वो संदेश लेकर गया। उसने कहा, छोटी बड़ी शर्मीली है, तभी चली आई, ये उसके लिए दे दीजिएगा। भैरव बंदोपाध्याय हंसते हुए बोले, छोटी तुम्हारे पास गई थी लगता है। हाँ, रोज ही आती है, बातचीत करती है। ओह, सच में? हाँ, वो थोड़ी शर्मीली है, बच्ची है ना। दूसरे दिन शाम को छोटी फिर से आकर बरामदे में खड़ी हो गई। राधा मोहन ने पूछा, कल तुम ऐसे अचानक क्यों चली गई? मुझे बहुत गुस्सा आया था। लड़की मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। क्यों, संदेश खाया था? जब तुमने कहा तभी मेरा खाना हो गया। उसने स्नेह भरे स्वर में कहा, तुम यहाँ आए हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर पर दिया जल रहा है। असल में घर पर अकेले रहना किसी को अच्छा लगता है? बोलो। शहर चलोगी? चलो मेरे साथ। मुझे यही अच्छा लगता है।
वो सब मुझे पसंद नहीं। अरे कितने बायोस्कोप, कितने तरह की खाने पीने की चीजें। होने दो, उससे मेरा क्या। तुम फिर आओ के बोलो। हाँ जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। कहाँ? इतने दिनों तक तो नहीं आए। घर में शाम को दिया कहाँ जलता था। अच्छा, अब चलती हूँ। तुम तो मंगलवार को जा रहे हो, है ना? राधा मोहन थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। मंगलवार को वो जाएगा, ये बात बताई थी उसने भैरव बंदोपाध्याय को। भैरव ने इस बारे में घर पर चर्चा भी की। इसके बाद 2 दिन तक राधा मोहन अपने काम के सिलसिले में दूसरे गांव में रहा। सोमवार की देर रात को वो रिक्शा से अपने गांव लौटा जरूर, लेकिन भैरव बंदोपाध्याय के घर पर इतनी रात को किसी से मुलाकात नहीं हुई। घर पर चिवड़ा था, उसे खाकर ही रात गुजारी। अगले दिन जब वो जाने की तैयारी कर रहा था, भैरव बंदोपाध्याय आ गए और बोले, बाबू कल रात कितनी देर से आए, कहाँ खाए? तुमको हमें बुलाना चाहिए था, तुम तो घर के ही हो, इतनी शर्म क्यों करते हो बोलो। जी जी, राधा मोहन ने कहा, आपकी छोटी को एक बार बुला दीजिए। ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ, रुको। थोड़ी देर बाद एक 8 साल की सांवली लड़की का हाथ पकड़कर भैरव बंदोपाध्याय ले आए। राधा मोहन ने कहा, ना ये नहीं, इसकी दीदी। इसकी बड़ी बहन की तो शादी हो गई है, वो तो ससुराल में है, तुमने उसे देखा नहीं? तो फिर आपके घर की कोई और लड़की? नहीं, मेरे घर में बाबू और तो कोई लड़की नहीं है। किसी और लड़की की बात तो, लेकिन नहीं, उस उम्र की और कोई लड़की तो इस मोहल्ले में नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 ही ब्राह्मणों के घर हैं। उम्र कितनी थी? मोहन को अचानक याद आया और उसने कहा, हाँ याद आया, अपना नाम लक्ष्मी बताया था। लक्ष्मी, वो भला कौन है? ना, इस नाम की तो इस गांव में कोई नहीं है। शायद तुमने नाम सुनने में गलती की होगी बाबू। नाम सुनने में गलती हो सकती है, लेकिन वो लड़की कौन थी, इसमें तो कोई गलती नहीं हो सकती। बाबू क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। उस उम्र की, उस नाम की लड़की हमारे मोहल्ले में तो कोई नहीं है। ओह खैर, मैं आता हूं। राधा मोहन चिंतित मन से विदा हो गया। ये बड़ी अजीब बात थी, छोटी ही आखिर मिलने क्यों नहीं आई? गांव से लौटने के 2 साल बाद राधा मोहन अपनी बुआ के घर जबलपुर गया। वहां एक पुराने फोटो एल्बम को पलटते हुए उसे एक लड़की की तस्वीर दिखी। उसे लगा इस लड़की को उसने कहीं देखा है, लेकिन ठीक से याद नहीं आया। बुआ को बुलाकर फोटो दिखाया। बुआ ने कहा, अरे इसे तू कहाँ से देखेगा, ये तो मेरी छोटी बहन है, तेरी छोटी बुआ। 12 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी, तब तू कहाँ, तेरी माँ की शादी ही नहीं हुई। हम सब उस समय अपने गांव के घर में ही रहते थे। उसके बाद जैसे बुआ ने खुद से ही कहा, आहा, थोड़ा थोड़ा याद आता है, बहुत सुंदर थी वो। 40 साल पहले की बात है। फिर तुम्हारे बाबा भी गांव छोड़कर मिदनापुर चले आए, तब से गांव के घर में जाना ही नहीं हुआ। मेरी शादी के बाद मैं सिर्फ एक बार गई थी, वो भी आज से 20 साल पहले। राधा मोहन चकित होकर देखता रहा एल्बम को हाथ में पकड़े हुए। अचानक उसे याद आया और उसने पूछा, छोटी बुआ का नाम क्या था? बुआ ने उत्तर दिया, लक्ष्मी। आप सुन रहे थे कहानी विद किशोर पर पैतृक निवास। रचनाकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय। सूत्रधार एवं कहानी पाठ में मैं किशोर, लक्ष्मी के चरित्र में संविता, बुआ के चरित्र में तुली।
कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।